Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. And guys, आज हो गई है 1st सितंबर, जिसमें आज का आपका आरआरबी एनटीपीसी यूजी का 1 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जा चुका है, जिसमें पूछे गए सारे ही जीके जीएस और कंप्यूटर के क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं इस वीडियो में, विच मीन्स यस यू गाइस डिड करेक्ट कि इस वीडियो में हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन शॉर्ट आपको कंप्लीट एग्जाम एनालिसिस प्रोवाइड कराएंगे, जिससे आपको पता पड़ जाएगा मोटा मोटा कि किस तरह का आरआरबी एनटीपीसी यूजी का आज का यानी कि 1 सितंबर का आपका जो पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का, उसका किस तरह का पैटर्न रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से टॉपिक्स ट्रेंड करे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो अगर आपने एग्जाम दिया है, अगर क्वेश्चंस आपको पता है, तो इफ आई मिस आउट ऑन एनीथिंग तो जरूर से कमेंट करके बता देना। एंड यस, अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है तब भी जरूर से वीडियो को देखना, क्योंकि आपको आगे आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी हेल्प हो जाएगी। So let's quickly move into the video and look for the questions. And before looking for the questions, आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर से उसे सब्सक्राइब कर लो यार, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो so that you never miss any informative video coming from us. So let's go. So guys, पहला important question आपसे पूछा गया था that which Indian athlete became the first to qualify for the World Athletics Championships in the 3000 meter steeplechase at the 2025 Doha Diamond League. So guys, इसका करेक्ट आंसर होगा पारुल चौधरी। पारुल चौधरी इज दैट इंडियन एथलीट जिसने अपना नाम सबसे पहले उसमें क्वालिफाई करा है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। 3000 मीटर का जो स्टीपल चेज हुआ था अभी 2025 में ही, जो दोहा डायमंड लीग में हुआ था उसमें। सो पारुल चौधरी इज द करेक्ट आंसर। अगला है व्हाट इज द डिग्री ऑफ द इंटरनेशनल डेटा लाइन। सो गाइस, इंटरनेशनल इट्स डेट लाइन। सो इंटरनेशनल डेट लाइन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईडीएल, वो लोकेट करी गई है अबाउट 180 डिग्री ईस्ट पे या फिर 180 डिग्री वेस्ट पे। इट इज हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, जो कि 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, एंड विद दिस रेफरेंस पॉइंट ऑफ टाइम जोन, जो कि ग्रीनविच यूके के थ्रू चलता है। सो अबाउट 180 डिग्री ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला आपको पूछा गया था दैट विच कंट्री विड्रू इट्स नेम फ्रॉम द ओईसीडी इन जनवरी 2025। तो गाइस, सबसे पहले तो ओईसीडी की फुल फॉर्म मुझे कमेंट करके बता दो सो दैट मुझे पता पड़ जाए कि हाउ मच डू यू गाइस नो अबाउट। सो ओईसीडी की अगर हम बात कर रहे थे तो गाइस, यूनाइटेड स्टेट वो कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स वो नेशन बन चुका है जिसने अपने नाम विड्रू कर लिया है ओईसीडी, जो कि जनवरी 2025 में हुआ था। अगला है इन रूरल इंडिया विच टाइप ऑफ फार्मिंग डू मोस्ट पीपल प्रैक्टिस। तो गाइज, हम नाम से ही ये बता सकते हैं, क्योंकि बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज जो होते हैं हमारे रूरल इंडिया में, वहां पे जो मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स होते हैं ना, वो एक तरह की फार्मिंग अपनाते हैं जिसका नाम होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि सबसिस्टेंस फार्मिंग बेसिकली होता क्या है, क्योंकि आपका करेक्ट आंसर सबसिस्टेंस फार्मिंग ही होने वाला है। सो इफ वी टॉक अबाउट कि सबसिस्टेंस फार्मिंग बेसिकली होता क्या है, तो गाइज ये एक ऐसा तरीके का फार्मिंग आप कह सकते हो जो कि उनके कंजम्पशन के लिए होता है। जो एंटायर प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में कंज्यूम किया जाता है बाय द फार्मर्स और उनकी जो फैमिलीज होती हैं उनके द्वारा। दे डू नॉट हैव एनी सरप्लस टू सेल इट इन द मार्केट। सो सबसिस्टेंस फार्मिंग बेसिकली यही हो गया कि जो वो उगा रहे हैं वो वही खा रहे हैं, विच मीन्स दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग फ्रॉम द मार्केट एंड दे आर ऑल्सो नॉट गिविंग एनीथिंग टू द मार्केट। वो जो भी अपना उगा रहे हैं उसका मोस्टली पोर्शन जितना है उसको वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो और उनकी फैमिली उसको कंज्यूम कर रहे हैं। उनके पास इतना सरप्लस है ही नहीं कि वो मार्केट में भी दे सके। तो ये होता है आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग। अगला है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ इयर्स ऑफ लीगल प्रैक्टिस रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिसिंग लॉ इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सो गाइज, एक सिग्निफिकेंट रूलिंग निकली है मई 20 2025 को, जिसके तहत जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने वापस से इसको रीइंस्टेट किया है कि रिक्वायरमेंट है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके पास कम से कम 3 साल की लीगल प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिफोर अप्लाइंग फॉर एंट्री लेवल पोजीशन इन द जुडिशियल इन द जुडिशियल सर्विस। तो कितने साल का? तो 3 साल का उन्होंने प्रैक्टिस मांगा है बेसिकली, लीगल प्रैक्टिस। तो 3 years करेक्ट आंसर होगा।
अगला है व्हेन डिड द प्रिंस ऑफ वेल्स विजिट इंडिया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो गाइस जो प्रिंस ऑफ वेल्स हैं उन्होंने इंडिया को विजिट करा था सन 1921 में, यानी कि 1921 नवंबर में, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो चल रहा था, क्योंकि नवंबर 1921 के दौरान ही जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो भी चल रहा था। He was greeted with empty streets and down the shutters wherever he went upon his arrival in the country। क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो जब जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे वो इंडिया पहुंचे तो उन्हें किसी ने भी कोई ग्रीट नहीं किया। इनफैक्ट उन्हें खाली सड़कें मिली और जो शटर्स होते हैं वो लगे हुए मिले whenever he went upon his arrival in the country। तो जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो कंडक्ट हुआ था आपका 1920 सितंबर से लेके 1922 के फरवरी मंथ तक। तो ये पूरा नॉन कोऑपरेशन का टाइम पीरियड भी याद रखना। अगला आपको पूछा गया था दैट हाउ मेनी रजिस्टर्ड नंबर्स आर देयर इन डिजिपिन। तो गाइस डिजिपिन जो होता है उसमें 10 कैरेक्टर्स होते हैं जो कि अल्फान्यूमेरिक कोड बनाते हैं। सो उसमें अल्फाबेट्स भी होते हैं, न्यूमरल्स भी होते हैं, जो मिलके उसको 10 कैरेक्टर अल्फान्यूमेरिक कोड बनाते हैं, विच इज अ डिजिपिन। ओके नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि कौन ज्यादा इलास्टिक है, आर्टरीज, वेन्स, किडनी या पैनक्रियास। तो इसमें जो गाइस आर्टरीज होता है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आर्टरीज होता है इन कंपैरिजन टू वेन्स, किडनी, पैनक्रियास सबसे ज्यादा इलास्टिक होता है। सो आर्टरीज इज द करेक्ट आंसर। अगला है व्हाट इज द स्पेस बिटवीन न्यूरॉन्स कॉल्ड। सो गाइस न्यूरॉन्स जो हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको साइनेप्स बोलते हैं। What is the effect on the Indian subcontinent in the summer? So guys summer के दौरान जो Indian subcontinent होता है उस पे low density pressure system लगता है। So low density pressure system is the correct answer. So guys next question आपसे पूछा गया था that after the 1991 LPG reforms in India which sector experienced significant growth। तो guys सबसे पहले तो ये जान लो हम यहाँ पर LPG की बात कर रहे हैं। LPG पॉलिसी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी 1991 में आई थी उसमें फिर क्या हुआ था। सो गाइस पोस्ट 1991 जो इंडिया है उसने काफी सब्सटेंशियल राइज देखा अपनी जीडीपी की ग्रोथ में, जिसमें 5.6% जो कि पहले हुआ करती थी ड्यूरिंग 1980 टू 1901, फिर वो बढ़ के 8.2% हो गई ड्यूरिंग 2007 टू 2012 मेनली। अब इसमें सबसे ज्यादा ऐसा कोई सेक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है तो वो होगा आपका सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाउएवर जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है उसमें उसने ग्रोथ में डिक्लाइन देखने को मिली, while the industrial sector showed fluctuations। ठीक है, तो ये तीनों ही हमने सेक्टर्स की बात कर ली है कि कौन कैसा शो कर रहा था उस समय। ओके नेक्स्ट इज इन इंडिया हिडन अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्टली फाउंड इन विच सेक्टर। तो गाइस हिडन अनएम्प्लॉयमेंट से मेरा मतलब है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसका आंसर देख लेते हैं पहले। एग्रीकल्चरल सेक्टर आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हिडन एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। अब क्योंकि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो प्राइमरी सेक्टर भी कहलाता है, तो आप देख सकते हो हमने यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर मेंशन करा है विच बेसिकली एम्प्लॉयज अराउंड 50% ऑफ द पॉपुलेशन, लेकिन वो कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ और सिर्फ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को। इवन जब लोग डिसअपियर हो जाते हैं या फिर अपीयर होते हैं एम्प्लॉयड करने के लिए, दे आर एक्चुअली अनएम्प्लॉयड एज द रिमूवल फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट द सेड प्रोसेस। Okay, next is in which civilization were dogs buried along with the dead owners। तो guys एक समय था जब बुरज़होम नियोलिथिक चल रहा था, which is site of बुरज़होम in Kashmir revealed evidences of animal burials also। ठीक है, अब ये animal burials से क्या मतलब है, dogs हो गए, human burials हो गए, ठीक है, ये दोनों साथ ही किए जाते थे। दोनों humans और animals को एक साथ एक हाउस फ्लोर के अंदर कंपाउंड्स के साथ में उसको बरी किया जाता था। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट हु वाज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण इन लिटरेचर इन द ईयर 2025। सो गाइस 2025 में पद्म विभूषण से नवाजे जाने वाले इंसान हैं एमटी वासुदेवन नायर,
जो कि एक रिनाउंड मलयालम राइटर भी हैं और ज्ञानपीठ लॉरियट भी उन्होंने जीत रखा है। ठीक है, फुल फॉर्म हम आपको बता देंगे, पर अभी के लिए आप याद रखिए एमटी वासुदेवन नैयर। उनको अवार्ड दिया गया है पद्म विभूषण का फॉर हिज मल्टीपल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ लिटरेचर, एमटी, who passed away on 25th of December, leaves behind an incredible legacy as a storyteller. Okay, next is where was India's first World Audio Visual and Entertainment Summit Waves 2025 held? So guys, ये जो हुआ है आपका इंडिया का पहला वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, जो जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं वेव्स 2025, इसको कंक्लूड करा गया है कहाँ पर? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर पर, मुंबई में जो मौजूद है वहां पर। सो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई इज द करेक्ट आंसर। ये 4 दिन का समिट चला था, जो कि शुरू हुआ था थर्सडे को, इनॉग्रेट किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। Okay, next, in which type of forest are trees like teak, sal and pine commonly found? तो गाइस इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहलाते हैं। Next है, which company indigenously manufactured paracetamol in January 2025? तो गाइस सत्यदीप था फार्मास्यूटिकल्स एलटीडी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसी कंपनी है जो कि कर्नाटका बेस्ड कंपनी है, जो कि इनोवेशन और यू नो एक्सक्यूज मी, जो कि इनोवेशन यूज करेगा, इनोवेटिव आइडियाज लेकर आएगा, जिससे कि वो रीजनेबल प्राइस पे पैरासिटामोल को डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर कर पाए। Okay, next we have, which constructional tool do Indian farmers commonly use as an essential equipment? तो guys उसमें हो जाएगा सिकल और खुरपी। ठीक है, किसी भी कंस्ट्रक्शनल टूल में सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है सिकल और खुरपी, तो सिकल और खुरपी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, which type of non-volatile memory retains data even after the power is turned off? तो guys it is read only memory, जो कि इस तरह का कार्य करता है, जो कि एक non-volatile memory है, जिसमें डेटा तब भी सेव रहता है जब कंप्यूटर आपका टर्न ऑफ होता है। नेक्स्ट है, who allocates the portfolio in a state minister? तो गाइस जो ऑफिशियल गवर्नमेंटल एक्ट है अलोकेटिंग पोर्टफोलियोज का, वो किया जाता है चीफ मिनिस्टर के द्वारा, जितनी भी उनकी कैपेसिटी है उसमें, एज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट। ठीक है, देयरफॉर जो भी अथॉरिटी है जो कि पहले अलोकेट करती थी रैंक और पोर्टफोलियो टू द मिनिस्टर्स इन द स्टेट ऑफ चीफ मिनिस्टर। Next is, in which classical dance form are colorful facial expressions shown primarily performed by men? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कथकली डांस फॉर्म, जो कि केरला से ओरिजिनेट हुआ है। कथकली जो है एक हाईली ड्रामेटिक डांस फॉर्म है, जो कि केरला में किया जाता है, known for its intricate facial expressions, elaborate costumes and powerful storytelling. Okay, next है, which joint exercise was conducted by the Indian Army and NDRF in Nagaland to address monsoon related natural disasters? So guys, जो Indian Army spare corps हैं वो और NDRF ने कंडक्ट करा है एक्सरसाइज राहत, जो कि नागालैंड में किया गया है। नाम याद रखना, एक्सरसाइज राहत आपका करेक्ट आंसर है, जो कि नागालैंड में किया गया है। एक डिजास्टर रिलीफ सिमुलेशन वहां पर दिया गया है, क्योंकि वहां पर मॉनसून प्रिपेयर्डनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 3 दिन का इवेंट रहा है, जिसमें इन्वॉल्व रही है जॉइंट प्लानिंग, इक्विपमेंट डेमोन्स्ट्रेशंस एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, स्टिमुलेशंस, दैट व्हाट ऑल कैन दीज बिग पीपल डू फॉर द नेशन टू बिकम बेटर। Okay, next is, who was the first Indian to win an individual gold medal in the Olympics? So guys, it is none other than Abhinav Bindra. जो अभिनव बिंद्रा हैं, he on 2008, he became the very first Indian to win an individual Olympic gold medal. एक near perfect 10.8 चाहिए उनके लास्ट शॉट पे, जो कि मेन के 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में किया गया था, जो बीजिंग 2008 में गेम्स खेले गए थे।
ओलंपिक्स ने काफी हेल्प करा है उनको, 25 इयर्स ओल्ड के थे जभी से। एंड अभिनव बिंद्रा जो है ही बिकम एन ओलंपिक चैंपियन। Okay, and next is the word integrity and secular were added to the preamble of the Indian Constitution by which amendment? So guys, all this happened under the 46th Amendment Act. ठीक है, तो 42nd amendment में क्या हुआ था, उसने चेंज कर दिया था description of India from a sovereign democratic republic to a sovereign socialist secular. ठीक है, ये उसमें चेंजेस करे गए थे एंड उन्होंने वर्ड्स भी चेंज करे थे। ठीक है, यूनिटी ऑफ द नेशन को यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन उन्होंने कर दिया गया था। सो दीज आर सम ऑफ द चेंजेस डन बाय देम। Okay, next we have from where did Rani Lakshmi Bai lead the revolt of 1857? So guys, उन्होंने वाराणसी से लीड करा था ये जो 1857 का युद्ध था उसको। जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो मणिकर्णिका थाम्बे के नाम से जन्मी थी। ठीक है, 19 नवंबर 1828 उनका बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है और वो वाराणसी की जन्मी हुई है। उन्होंने फिर अपनी पढ़ाई वगैरह करा, जैसे जैसे वो बड़ी हुई अपनी परफॉर्मेंसेस के साथ, तो वो क्वीन ऑफ झांसी कहलाने लग गई और उन्होंने इंडियन रेसिस्टेंस को काफी ज्यादा सिंबलाइज किया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। Okay, next is which scheme is related to national infrastructure development for highways in India? So guys, it is Bharatmala परियोजना। तो भरतमाला परियोजना करेक्ट आंसर होगा, जो कि एक नया अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो कि हाईवे सेक्टर के लिए लाया गया है, जिसका फोकस रहेगा और ऑप्टिमाइजिंग एफिशिएंसी ऑफ फ्रेट एंड पैसेंजर मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री। किस तरीके से वो कर सकते हैं, वो जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, ठीक है, उसको बार्जन कर सकते हैं, ब्रिजन कर सकते हैं इफेक्टिव इंटरवेंशंस लाके, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हो गया, इंटर कॉरिडोर्स हो गया, फीडर रूटर्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो नेशनल कॉरिडोर एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट है, बॉर्डर एंड लिटरेसी कनेक्टिविटी रोड्स हैं, कोस्टल एंड पोर्ट कनेक्टिविटी रोड्स एंड ग्रीन फील्ड एक्सप्रेशन। तो ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि इंसान कर सकता है जब वो कैप्टन नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट है रस्टिंग प्रोसेस, किस तरह का केमिकल इक्वेशन है, किस तरह का केमिकल प्रोसेस है। सो गाइस, रस्टिंग जो प्रोसेस है बेसिकली वो एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। जो रस्ट जो है इट इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेटल, जिसको हम टिपिकली आयरन ही मान के चलते हैं, एंड ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है ये कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म करता है मेटल को एक नए कंपाउंड में, आयरन ऑक्साइड, which we commonly recognize as rust. Okay, next we have in which matters लोक अदालत कैन नॉट बी इन्वॉल्व। तो गाइस कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जो कि लोक अदालत नहीं दे सकती रिलेटिंग टू डिवोर्स, दे आर एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम देयर परव्यू। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑफेंसेस जो कि कंपाउंडेबल नहीं होते लॉ के अंडर, जैसे कि मर्डर हो गया, रेप हो गया, जिसको सेटल नहीं किया जा सकता लोक अदालत के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था दैट हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एनएचएआई। एनएचएआई का फुल फॉर्म यहाँ पर होता है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो गाइज, एनएचएआई के अगर हम बात करें करंट चेयरमैन की, तो वो है संतोष कुमार यादव, हु इज अ सीनियर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। ठीक है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं फ्रॉम द 1995 बैच ऑफ द उत्तर प्रदेश कैडर, took charge as the chairperson of the National Highway Authority of India। कब उन्होंने ये took charge किया था, दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट वी हैव फ्रॉम विच ईयर डिड द नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी कि एनडीआरएफ कम इनटू एक्ट। तो गाइस, जो एनडीआरएफ है ये, जिसको हम नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स बोलते हैं, ये साल 2006 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, साल 2006 में इट केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, जो कि आपसे पूछा गया था। सो गाइस, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और ये एक ऐसा प्राइमरी कंपोनेंट है कंप्यूटर का जो कि प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शंस और परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस, जो कि सीरियसली एक्ट करता है एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। दिस इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, व्हिच इज सीपीयू। So guys, that's it. Those were the very important GK, GS and computer के questions जो कि आज यानी कि 1 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के आपके RRB NTPC UG के एग्जाम में पूछे गए हैं. If you guys like the video, found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to the channel Info Island. And इसके अलावा if you guys come across any query, any question, any suggestion, any recommendation, so please do let us know in the comment section down below and we will come up with the solution for all of that. आज के लिए गाइस बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the best to all the candidates and much love to all of you all. और प्लीज पेपर अच्छे से देकर आना.